डेनमार्क पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत डेनमार्क के टॉप बिजनेस लीडर से की मुलाकात। 3 दिनों की यूरोप यात्रा पर है भारत के लिए। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक। राज ठाकरे ने औरंगाबाद में दिया था उकसाऊ भाषण। गिरफ्तारी को लेकर पुलिस विभाग से आ रहे बयान। 23 दिन बाद भी पटरी पर नहीं आया खरगोन। आज भी कर्फ्यू जारी। नेताओं की बयानबाजी से गरमा रही दंगों की आग। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के बिगड़े बोल। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सीएम पर साधा निशाना। कहा उन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। और प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम। जन कल्याणकारी योजनाओं का करेंगे अवलोकन। विकास योजनाओं की प्रगति करेंगे जायजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 3 दिनों की यूरोप यात्रा के दूसरे दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क पहुंचे। डेनमार्क की पीएम फ्रेडरिक्सन ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भारत डेनमार्क के टॉप बिजनेस लीडर से मुलाकात की, जिसके बाद पीएम मोदी भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करने बेल्ला सेंटर पहुंचे। यहां उन्होंने सभी भारतीयों का आभार व्यक्त किया और लोगों को चलो भारत का नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में रह रहा हर भारतवासी अगर 5 गैर भारतीयों को घूमने के लिए भारत भेजने का काम करेगा तो भारत दुनिया का सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन बन जाएगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के चीफ जिनकी बात करें आज गिरफ्तार हो जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस ने औरंगाबाद में उकसाऊ भाषण के आरोप में राज ठाकरे पर मंगलवार को मामला दर्ज किया। इस बीच ठाकरे का मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का अल्टीमेटम भी आज खत्म हो रहा है। ऐसे में आज महाराष्ट्र में काफी सियासी उठापटक देखने को मिल सकती है। एमएनएस मुखिया ने घोषणा कर रखी है कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो उनके कार्यकर्ता वहां हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राज की इस चेतावनी के बाद पूरा पुलिस महकमा एक्टिव हो गया है। इस बीच एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह बताया कि राज ठाकरे को इस केस में तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये बात कही कि हमने इस मामले में आपराधिक ठाकरे के खिलाफ जमानती धाराओं में केस दर्ज किया है। अभी इस मामले की जांच हो रही है और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। राज ठाकरे गिरफ्तार होंगे या नहीं, ये राजनीतिक निर्णय होगा। खरगोन में कर्फ्यू लगातार जारी है। 23 दिन बाद भी यहां जीवन पटरी पर नहीं आ पाया। मंगलवार को लोग ईद के मौके पर बधाई देने घरों से निकल ही नहीं पाए। वहीं अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती भी लोगों ने घर पर रहकर ही मनाई। बावजूद इसके नेताओं की बयानबाजी आग को सुलगा रही है। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बना था तब बाबरी मस्जिद गिराने के बाद बिगड़े हुए माहौल को हमने सुधारा था। 10 साल तक मेरे समय कहीं भी दंगा नहीं हुआ। घटनाएं हुई, उन पर कंट्रोल किया और कर्फ्यू नहीं लगने दिया। उन्होंने आगे ये बात जोड़ी कि खरगोन में लगा कर्फ्यू शासन प्रशासन की नाकामी है। बता दें, रामनवमी के जुलूस पर हुई पत्थरबाजी के बाद भड़के दंगे को 23 दिन बीत चुके हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए खबर भारत के सीनियर रिपोर्टर भोपाल से प्रदीप तिलरेजा फोन लाइन पर। प्रदीप, जिस तरह से दंगों पर नेताओं का दंगल यानी उनकी जो बयानबाजी लगातार जारी है, कई लोग बयान दे चुके हैं, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा कि लोगों की मानसिकता वहां पर कैसी है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से रामनवमी के दिन जो ये घटना खरगोन में घटी, उसके बाद कहीं ना कहीं चाहे वो दोनों ही राजनीतिक दल हो, लगातार उनमें सियासी बयानबाजी जो है वो जरूर देखी जा रही है। देखिए, लगातार जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है, लेकिन जो हालात है, हालातों की समीक्षा तो प्रदेश सरकार जरूर कर रही है। लगातार कार्रवाइयां भी उन अपराधियों के ऊपर हो रही हैं जिन्होंने इस घटना को पूरा अंजाम दिया है। देखिए, अब लगातार हमने ये देखा कि जिस प्रकार से ये बातें शुरू से ही निकल के आई कि कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी, इसमें जो की बात जो है वो लगातार कांग्रेस करती आई है। देखिए, कल पूर्व
पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने साफ तौर पर ये बात को कहा है कि जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय बाबरी मस्जिद का जो जिस प्रकार से ढांचे को विध्वंस किया गया था, उसके बाद कहीं पर भी प्रदेश में ऐसे हालात नहीं बने थे जिसके कारण दंगा फैल सके, असामाजिकता फैले या धार्मिक उन्माद के फैलने की कोई स्थिति हो। ये वो साफ इस बात को कहते हुए नजर आए कि मेरे शासनकाल में कभी भी कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं लगी। हाँ। ये जो पूरा मामला है, उस पूरे मामले में एक तरफ तो वो सरकार को साथ ही साथ प्रशासन को भी घेरे में लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 23 दिन का समय हो चुका है लगभग इस बात को लेकर, और जिस प्रकार से ये बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है कि अभी हालात जो है धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लगातार 4 घंटे से बढ़ाकर अब 11 घंटे की जो ढील कर दी गई है। हाँ। देखिए आने वाले समय में जिस प्रकार से धार्मिक न फैले उसको लेकर भी ये कोशिश सरकार के द्वारा जरूर की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से ईद का त्योहार मनाया वहां पर भी दंगे हुए कई जगहों पर, मतलब ईद के त्योहार को भी खुशी खुशी नहीं मनाया जा सका। अगर कुछ जगहों की हम बात करें, उदाहरणों की अगर हम बात करें, लखनऊ जैसी जगहों की बात करें, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी आग पूरी तरह से बुझी नहीं है। शायद इसी के मद्देनजर एक बार फिर से खरगोन को बंद कर दिया गया था। देखिए कल निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कल प्रदेश के अंदर 3 बड़ी चीजें देखने में आ रही थी। कल 3 बड़े त्योहार जिसे कहा जा सकता है, हाँ। वो होने थे। देखिए प्रदेश की अगर बात करें, प्रदेश ही नहीं देश में ये पूरा त्योहार जो है हर्षोल्लास के साथ मना जाते हैं। हाँ। चाहे ईद उल फितर की हम बात करें, मुस्लिम धर्मावलंबियों के जो है ये बहुत बड़ा त्योहार होता है जो मीठी सवैयों के रूप में जो है मनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अक्षय तृतीया जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होता है, उसी दिन सबसे ज्यादा शादी ब्याह के जो सीजन जो काम होते हैं, या जो ये देखा गया है कि बर्तन वगैरह खरीदना या गोल्ड खरीदने को कहीं ना कहीं शुभ मानते हैं उस दिन में। और साथ साथ सबसे बड़ा पर्व जो है जो ब्राह्मण समाज के जो लोग आते हैं, जो हिंदू धर्म से जुड़ी जो उनकी आस्था होती है, कहीं ना कहीं भगवान परशुराम का जिस प्रकार से जन्मोत्सव है, ये तीनों चीजें एक साथ थी। और इसको लेकर के प्रशासन ये नहीं चाहती थी किसी प्रकार से धार्मिक उन्माद फैलने की स्थिति बने। देखिए हालांकि शुरू में कुछ समय के लिए ढील जरूर दी गई थी, लेकिन लोगों ने अपने घरों पर रहकर ईद की बधाइयां दी हैं, एक दूसरे को परशुराम जयंती की बधाइयां दी हैं, जन्मोत्सव की बधाइयां दी। साथ साथ जो है जो सबसे बड़ा पर्व था, शादी ब्याह का जो सबसे बड़ा दिन माना जाता है अक्षय तृतीया का दिन, वो भी कहीं ना कहीं शांति के माहौल में रखा गया। देखिए धार्मिक उन्माद न फैले। देखिए इतनी बड़ी संख्या में जब लोग बाहर निकलेंगे, देखिए तो इसका कहीं ना कहीं जो अलर्ट था उसको इंटेलिजेंस के पास उसका कोई इनपुट के आधार पे, इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पे उस त्योहारों को मनाने नहीं दिया गया। लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत जो है वो दी गई है। देखिए सबसे बड़ी जो चीज है जो आज देखने में आ रही है खरगोन के अंदर में, कि अभी तक 23 दिनों तक किसी प्रकार के पेट्रोल पंप और धार्मिक स्थलों खोलने की परमिशन जो है वो प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई थी। लेकिन आज जिस प्रकार से कहीं ना कहीं खरगोन के अंदर जो है वो पेट्रोल पंप तो हालांकि खोल दिए गए, लेकिन धार्मिक स्थल अभी भी बंद है। बाजारें खुली हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं। तकरीबन 11 घंटे की जो छूट है वो भी प्रशासन के द्वारा दी जा रही है। जी, जिस तरह से खरगोन की हम बात कर रहे हैं, हिंसा की हम बात कर रहे हैं, बयानबाजी की हम बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने इतनी गंभीर बातें कही, वहीं और कई नेताओं ने भी। इस बार प्रदेश सरकार बुरी तरह से घिर चुकी है। प्रदीप, आपको नहीं लगता कि 2023 का जो चुनाव आने वाला है वो वाकई अब सस्पेंस क्रिएट करता चला जा रहा है कि दरअसल अब किसी एक पार्टी की वजनदारी की बात नहीं की जा सकती, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस अंत तक, साल के अंत तक जनता की मानसिकता बदल सकती है। अगर समय रहते बीजेपी सरकार ने अपना फिर से सिक्का जमा कर नहीं रखा तो शायद इस तरह की घटनाएं उनके विश्वास को डगमगा सकती हैं जनता के बीच में। जी प्रदीप। देखिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार बाजी करते हैं दिग्विजय सिंह का, क्योंकि काफी लंबा समय हमने देखा है कि कई जो दिग्विजय सिंह चाहे सत्ता में हो और चाहे सत्ता में अब नहीं है, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो उनकी रहती है। देखिए कई ऐसे बयान होते हैं जिसमें दिग्विजय सिंह के एक बयान के चलते कहीं ना कहीं वो चीजें देखने में आती है। देखिए खरगोन हिंसा का एक जो
जी। दूसरी जगह का जो फोटो था वो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे उसको पोस्ट किया। लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी उन पर हमलावर जरूर हुई लगातार। चाहे बीजेपी के चाहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की बात करें, या चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारा हो, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो, विधायक रामेश्वर शर्मा हो, लगातार ये दिग्विजय सिंह पर हमलावर जरूर है। और इस हमले का नतीजा ये हुआ कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जो कद्दावर नेता कहे जाते हैं कांग्रेस के, उनको जी। कहीं ना कहीं बैकफुट पर आके अपने ट्विटर हैंडल को जरूर उसमें से वो जी। जो ट्वीट था उसको डिलीट करना पड़ा। बिल्कुल देखिए सही। बाद में मामले जरूर दर्ज हुए, लेकिन जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही कहीं ना कहीं आम जनमानस पर इसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होना स्वाभाविक सी बात है। देखिए कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, कोई भी मजहब हो, उसको उसको लेकर नहीं चलना चाहिए। देखिए प्रदेश के अंदर जो है हमने देखा गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर मध्य बिल्कुल प्रदेश सही। को शांति का टापू भी कहा जाता है। और इस प्रकार से जो ये पूरे मामले चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी खरगोन हिंसा की जो आग है, अभी ठंडे हुए भी 23 दिन भी नहीं हुए, लगातार स्थितियां सामान्य तो जरूर बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सियासतदारों के चलते कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका जो हर्जाना है कहीं आम जनता को एक बार फिर से न भोगना पड़े। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़कर तमाम जानकारियों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। सिवनी में 2 आदिवासी युवकों की भीड़ ने निर्मम हत्या कर दी, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था की पोल खुल गई। भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ आदिवासी एक वोट बैंक है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। सुबह शिवराज सिंह चौहान जी को देश का भविष्य बताया जा रहा था। वर्तमान में जो कुशासन की स्थिति है, जिसमें 2 आदिवासी युवकों की निर्मम भीड़ ने हत्या कर दी, इससे कानून की पोल खुल जाती है। किस तरह से मध्य प्रदेश में कमजोर निर्दोष आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। सिवनी की यह घटना ये साफ उजागर करती है कि किस तरह बीजेपी की सरकार के लिए आदिवासी सिर्फ एक वोट बैंक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये लगातार ढोंग करते रहेंगे पर आदिवासियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण मध्य प्रदेश पूरे देश में आदिवासियों पर अत्याचार होने वाले में सबसे पहला प्रदेश बनकर उभरा है। शिवराज जी, इन पर कठोर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दीजिए। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। खबर भारत से न्यूज एडिटर राजेंद्र कानूनगो जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेंद्र सर, जिस तरह से एक प्रतिष्ठित नाम है विक्रांत भूरिया, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ये काम कर रहे हैं और इन्होंने मुख्यमंत्री साहब के लिए ये बात कह दी, तो प्रदेश के मुखिया के लिए एक कहा जाए कि जो पूरी कमान जिसने प्रदेश की संभाल रखी है, ये कह देना कि तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कहाँ तक उचित होगा उनके द्वारा कहा जाना? देखिए क्या है, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ा वर्ग की, हर प्रकार के अलग अलग जो वर्ग हैं उनकी राजनीति आजकल बीजेपी भी कर रही है और एक प्रतिष्ठित जो है जो विपक्षी दल है कांग्रेस, वो भी वही राजनीति कर रही है। बिल्कुल। तो इस प्रकार के जो बयान है जिसमें इस्तीफे मांगे जाते हैं और खास करके मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा गया है, जिसमें कि 2 आदिवासी युवक जो है वो उनकी हत्या हो गई है, तो इसमें कानून व्यवस्था अपना काम करेगी। निश्चित रूप से उसकी जांच होना चाहिए, जांच करके और जो उसके लिए दोषी है उसको दंडित किया जाना चाहिए। सीधे सीधे मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लेना ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। और क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अतः इस प्रकार के जो बयानबाजी है वो एक आम होगी, आगे भी इसी प्रकार से होगा। अभी खरगोन की घटना हुई थी, उसमें इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया, विपक्ष क्या कर रहा था? तो इस्तीफा मांगना एक अलग विषय है और इस्तीफा देना एक अलग विषय है। ऐसी छोटी घटनाओं पर जिनमें हालांकि निश्चित रूप से हत्या होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसकी जांच हो, जांच होने के बाद पकड़ में आए जो लोग, उन पर कार्रवाई हो। यदि ये नहीं होता है तो फिर एक आगे की स्थिति बनती है कि आप पार्टी उस पर क्या कदम उठाती है, किस प्रकार से
आंदोलन करती है, लेकिन ये इस्तीफा मांगना ये कतई उचित नहीं है। बिल्कुल। और जिस तरह से उन्होंने अगर ये भूरिया साहब की हम बात करें, मतलब वो एक अच्छे परिवार से आते हैं, उस परिवार से आते हैं जो एक राजनीति में अपनी एक पैठ बना चुका है। तो विक्रांत ने जो ये बात कही, उन्होंने एक और बात कही कि मध्य प्रदेश जो है वो आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है उसमें नंबर 1 है। तो कई ऐसी बातें हैं जो एक प्रश्न चिन्ह वाकई लगाती हैं प्रदेश सरकार पर। जी, इस प्रकार के बात कोई गले किसी को उतरते नहीं है। विक्रांत भूरिया खुद एक आदिवासी परिवार से आते हैं। उनके पिताश्री जो है वो बड़े माना हुआ उनका नाम है, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। और इस प्रकार से उन्होंने राजनीति की जो शुरुआत की है, एक पैतृक व्यवस्था जो उन पे लागू हुई उसके तहत, तो इस प्रकार के बयान देना उनको शोभा नहीं देता है, वो भी खास करके मुख्यमंत्री के लिए। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वहीं आमजनों से मुलाकात भी करेंगे। इस दौरान सीएम प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का अवलोकन भी करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री हर दिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के किन्हीं 3 गांवों में जाएंगे। वहीं गांव, स्कूलों, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों के अवलोकन कर विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा भी लेंगे। और जिस तरह से रायपुर की खबर बता रहे हैं हम आपको, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं वो अब हर दिन दौरा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण दौरा होगा। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद शाहजी, छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। मोहम्मद, जिस तरह से सीएम ने एक बड़ा फैसला लिया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 3 गांव में जाया जाएगा और फिर वो जायजा लेंगे उसकी प्रगति का, क्या है तमाम जानकारी? जी कांति जी, छत्तीसगढ़ के जो 90 विधानसभा है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी विधानसभाओं के 3-3 गाँव में जाकर दौरा करेंगे। हाँ। और उनका कहना है कि देश अभी तक 4 साल जो कांग्रेस की सरकार चली राज्य शासन की, उसमें जो कुछ भी काम हुए हैं और सरकारी महकमे ने जो कुछ भी किया था ग्रामीणों के लिए विधानसभा के जो भी इलाकों में, तो उसका वो जायजा लेंगे। और एक तरह से फीडबैक लेना चाहते हैं वो पब्लिक से भी कि कैसा क्या रहा। और एक तरह से हम इसे ये भी कह सकते हैं कि अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, तो उसको लेकर एक तरह से इंडायरेक्ट कैंपेनिंग ही है, जो कि भूपेश बघेल खुद जाकर अलग अलग गाँव में जाकर अलग अलग विधानसभा में जाकर विजिट कर रहे हैं अभी। तो आज से उनका बलरामपुर से उन्होंने शुरुआत की है। वहाँ पर सामरी विधानसभा में वो रहेंगे आज, और वहाँ के 3 गाँव को देखेंगे। उसके बाद में इस तरह से बलरामपुर में 3-4 दिनों में रहने के बाद में फिर वो अगला उनका बस्तर, सरगुजा संभाग के बाद में बस्तर संभाग का दौरा रहेगा उनका। जी बिल्कुल। जिस तरह से सीएम ने एक टीम भी बना रखी होगी और वो टीम अलग अलग क्षेत्रों में जैसे जैसे वो जाते जाएंगे उसका पूरा ब्यौरा देगी वो टीम। तो उस टीम में कुछ खास लोगों के शामिल होने या उस टीम को कुछ खास इंस्ट्रक्शन दिए गए हों कि किस तरह से कार्य किया जाना है, ताकि योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं उसकी सच्चाई सीएम तक पहुंचती रहे। जी, और इस टीम की बात आप जो कह रही, तो इस टीम में सभी विभागों के अधिकारी रहेंगे और कुछ मंत्री भी उस टीम में रहेंगे जो कि उस विभाग से रहते हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले, 6 दिन पहले शिव डहरिया खुद जाकर बलरामपुर में देख कर आए थे मुख्यमंत्री के दौरे से पहले। और जितने भी अधिकारी होते हैं, विभाग के अधिकारी जाकर दौरे को देख, उससे इलाके को, विधानसभा क्षेत्र को देख कर आते हैं। उसके बाद में फिर आज 4 तारीख से शुरू हुई है और ये दौरे लगातार चलते रहेंगे कुछ दिनों के ब्रेक के बाद में। तो सभी विधानसभाओं के सभी जिलों के सभी गाँव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का दौरा रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद। जी शुक्रिया। पानसेवल नगर में सर्व ब्राह्मण समाज ने भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर समारोह निकाला। वहीं इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जन और नगर के गणमान्य मौजूद रहे। साथ ही दुर्गा मंदिर प्रांगण से चल रहे समारोह में सभी समाज के लोगों को तिलक लगाया गया, जिसमें बच्चों और महिलाओं ने भी भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में थाना प्रभारी लाखन सिंह बघेल के साथ ही पुलिस कर्मचारी भी मौजूद रहे। सर्व ब्राह्मण समाज पानसेवल के संयुक्त तत्वाधान में भगवान श्री परशुराम जी के जन्म उत्सव का आयोजन किया जा रहा है
और ये प्रतिवर्ष किया जाता है। उसी के तहत आज भी भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव का ये आयोजन किया गया है। मुख्य रूप से प्रतिवर्ष अनुसार पानसेमल दुर्गा मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग से होते हुए श्री भीखूलाल जी शर्मा के खले में उसका समापन होकर महाआरती होती है। महाआरती होने के पश्चात संयुक्त ब्राह्मण समाज की ओर से सपरिवार सभोज का आयोजन होता है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।